हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें हम आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यह एक प्रकार से एक टेस्ट की तरह है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, अपना कॉपी पेन ले लें और हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बताएंगे। फिर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने को और फिर हम सारे प्रश्न का आंसर बताएंगे और आप लोग चेक करिए कि कितना किसका सही हो रहा है। फिर आप लोग इसका आंसर मतलब जिसका जितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि आवेश क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो भी इनका आंसर होगा आप अपने कॉपी में लिखिए। लास्ट में हम सारे प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सबका आंसर बताएंगे। तो पहला प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजातीय आवेश में होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻11, 6.25 × 10⁻18, 6.023 × 10⁻23 या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, केवल भीतर, सतह के अलावा अंदर भी, और इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। छठा प्रश्न है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अनंत, 0, 9 × 10 वोल्ट पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल होगा QE, E/Q, Q² या फिर नन ऑफ दिस। आपका आठवां प्रश्न है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम, जूल, न्यूटन या फिर नन ऑफ दिस। नवां प्रश्न है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का होता है 1/ε0, 1/4πε0 या नन। 10वां प्रश्न है कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, प्रोटॉन के हस्तांतरण से, न्यूट्रॉन के हस्तांतरण से या इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है कि आवेश के बीच, समान आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है अनंत, 0, धनात्मक एवं 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर सेकेंड। 14वां प्रश्न है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है अनंत, 0, धनात्मक एवं 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपका 15वां प्रश्न है कि आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे और अधिक सूचना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युत बल होगा प्लेट की तरफ, प्लेट से दूर, समांतर, इनमें से कोई नहीं। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। आपका 18वां प्रश्न है, एक बिंदु आवेश q को एक दूसरे बिंदु आवेश स्मॉल q चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। आपका अगला प्रश्न है, आवेश की बीमा है AT, LAT, AT इनवर्स 1, AT इनवर्स 2। 20वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है 2 × 10⁻² कूलम, 1.6 × 10⁻−24 कूलम, 1.6 × 10⁻−19 कूलम या इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर है आपने कॉपी पर लिखें। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 3.2 × 10⁻−19 कूलम, 2.4 × 10⁻−19 कूलम, 6.4 × 10⁻−19 कूलम और 1.6 × 10⁻−19 कूलम। 22वां प्रश्न है, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? गॉस प्रमेय से, कूलॉम के नियम से, किरचॉफ के नियम से या फिर फैराडे के नियम से। 23वां प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर के बीच बल दोगुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है या फिर चौथाई हो जाता है। 24वां प्रश्न है कि कूलॉम वह आवेश है, यहाँ पर 1 कूलॉम होगा, छूट गया है लिखना कि 1 कूलॉम आवेश वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर बल लगाता है। यानी कि 1 कूलॉम आवेश वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। 1 न्यूटन, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर होगा कमेंट में आप लोग लिखें, मतलब कॉपी में लिखें, और बाद में चेक करने के बाद जितना भी सही होता है वो हमें आप लोग बताएं किसका कितना सही हो रहा है। आपका 25वां प्रश्न है, मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है 9 × 10⁻9 मीटर पर फैराडे और 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम या इनमें से कोई नहीं। आपका 25वां प्रश्न है, अगला है 26वां प्रश्न है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होता है Em/E0, Em + E0, Em - E0, Em × E0, जहाँ पर Em किसी माध्यम की परावैद्युता है तथा E0 फ्री स्पेस मुक्त आकाश की परावैद्युता है या फिर वैक्यूम की परावैद्युता है, यानी कि निर्वात का या हवा का, ये सब एक ही होता है। आपका 27वां प्रश्न है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, कूलॉम पर वोल्ट, फैराडे पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है, उन पर लगे विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सदिश राशि है? आवेश, आवेश घनत्व, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। और 30वां एवं अंतिम प्रश्न है
कि k का मान क्या होता है। 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर -9, 7 × 10 के पावर 7 तथा नॉन ऑफ दिस। अब आप लोगों को हम इनका आंसर बताने जा रहे हैं तथा एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी में चेक कर लें कि किसका कौन सा आंसर सही होता है, और जो आंसर आप लोगों से मिस्टेक हो जा रहा है, आप लोगों से गलती हो जा रहा है, उनको अच्छी तरह से इसमें समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न, या फिर इधर से ही शुरू कर देते हैं कि k का मान क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि k का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। k क्या है, यहाँ पर कूलम नियतांक है k, तो k का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पे मात्रक लिखना छूट गया है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 29वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। कौन सदिश राशि है, आवेश, आवेश घनत्व, विद्युत तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग विचार करेंगे कि सदिश का मतलब होता है कि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होना चाहिए। तो क्या आवेश में परिमाण होता है, तो आंसर आएगा हाँ, परिमाण तो होता है। जब कोई वस्तु आवेशित है तो यह उस पर हो सकता है कि 1 कूलम आवेश हो, 2 कूलम आवेश हो, 5 माइक्रो कूलम आवेश हो, -10 माइक्रो कूलम आवेश हो, इस प्रकार से आवेश हो सकता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। लेकिन परिमाण किस दिशा में है, परिमाण की क्या दिशा हो सकती है, आवेश के परिमाण, आवेश में क्या दिशा हो सकती है, किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि आवेश किसी वस्तु के अंदर का एक गुण है। द्रव्यमान की तरह आवेश भी किसी वस्तु के अंतर्निहित गुण है। तो उसमें गुण की कोई दिशा नहीं हो सकती है कि इसके अंदर का यह गुण किस दिशा में है, यानी कि आवेश सदिश नहीं हो सकता है, अदिश राशि है। इसी प्रकार आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि किसी मतलब एकांक आयतन में कितना आवेश फैला हुआ है। तो ये आवेश घनत्व क्या होता है, यानी कि एकांक आयतन में आवेश कितना भरा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये आयतन है, ये इतना आयतन है, इसमें कितना आवेश है, ये बात रहती है कि कितना इसमें आवेश भरा हुआ है। ये क्या हुआ, आवेश घनत्व हुआ। तो ये भी, इसका भी कोई दिशा नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत तीव्रता की जो बात है, तो विद्युत तीव्रता क्या होता है, वेक्टर ई लिखते भी हैं हम लोग, यानी कि इसका एक दिशा होता है। जो अगर कोई आवेश है और इसके कारण हमको विद्युत तीव्रता निकालना है किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा के हम आपको बता देते हैं अच्छी तरह से। कि मान लीजिए कि Q एक आवेश है, यहाँ एक Q आवेश है, Q आवेश है, इसके कारण हमको इस पॉइंट पर एक मतलब विद्युत तीव्रता निकालना है। तो क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पर निकालना है वहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज रख देते हैं, जिसको Q0 कहते हैं। और यह चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इसके कारण कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर Q0 रख देते हैं। Q0 टेस्ट चार्ज है और यह धनात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश पर कूलॉम नियम से आप लोग जानेंगे कि प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर, तो जिधर भी बल लगेगा उधर ही विद्युत तीव्रता की दिशा होती है। और इसका परिमाण E बराबर KQ अपॉन R² होता है। ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इनको लिख लीजिए। और इसका जो दिशा होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो दिशा होता है जिधर बल लगता है बल के दिशा में ही होता है। यानी कि इस Q के कारण Q0 पर इधर बल लगेगा
तो इधर ही इसके विद्युत तीव्रता की यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें दिशा है, इसका मतलब है कि 29 नंबर का जो आंसर होगा वो सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 28वां प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 28वां प्रश्न है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इस दोनों के बीच मान लीजिए कि दूरी जो है सो बहुत ज़्यादा है, क्या कर रहा है, काफ़ी दूर रखा गया है। तो इस दोनों के बीच बहुत दूर है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि इस पर बल नहीं लगेगा, बल तो लगेगा। तो क्या बल बराबर होंगे? एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक मतलब ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। तो यह भी इसको आकर्षित करेगा, मतलब यह इस पर इधर बल लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा। तो दोनों बल का दिशा तो अलग अलग हो गया, यानी कि परिमाण तो बराबर हो सकता है लेकिन दिशा नहीं बराबर हो सकता। इन पर क्या कहा जा रहा है, उन पर लगे बल बराबर होंगे। बल कैसे बराबर होगा? बल अगर कहता है तो सदिश राशि है, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है कि विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, हाँ ये तो सही है कि यह एक दूसरे को समान परिमाण से खींचेंगे। परिमाण समान होगा लेकिन दिशा समान नहीं हो सकता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, दिशा तो विपरीत है, यानी कि बल बराबर नहीं होगा, इस पर लगे परिमाण, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होगा। और जो अगला क्वेश्चन है 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता यानी कि ई, विद्युतशीलता क्या होता है? जैसे आप लोग कूलॉम नियम में भी पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है, Q1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है यह वायु में परावैद्युता है, किसी माध्यम में अलग परावैद्युता हो सकती है उस माध्यम के अनुसार EM। तो इसका मात्रक क्या हो सकता है? इसका मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे पर मीटर, और इसका दूसरा भी मात्रक होता है, वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी जो हम लिखे हैं कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 4 कांस्टेंट चीज़ है, इसका तो कुछ मात्रक हो नहीं सकता है, और पाई भी कांस्टेंट है, उसका भी मात्रक नहीं होगा। तो टोटल में एप्सिलॉन नॉट का ही मात्रक होगा। तो K का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। काहे कि ना 4 का होता है मात्रक और ना ही पाई का होता है, तो इतना बराबर K का मात्रक ये हुआ, इतना बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो 1 ये हो जाएगा कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अब ऊपर चल गया, तो अब एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन इनवर्स 1, इन सब चीज़ को मिटा देते हैं, मीटर इनवर्स 2, कहा कि इसको भी ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जाने पे क्या होता है पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाता है, निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है। मैथ में ये चीज़ आप लोग सीखे होंगे। और कूलॉम पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कि कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक ठो, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न जो है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता बराबर होता है EM अपॉन E0, EM प्लस E0, EM माइनस E0 और EM गुणे E0। तो आपेक्षिक परावैधुता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है ER बराबर होता है, क्या होता है, ER बराबर होता है कि किसी माध्यम की परावैधुता अब बटे में हो जाता है वायु की परावैधुता या फिर मुक्त आकाश की परावैधुता, ये हो जाता है। ये हमारे पहला ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैधुता क्या होती है। तो मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैधुता जो E0 है उसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर, यानी कि ये फैराडे पर मीटर परावैधुता का मात्रक होता है। पीछे हम अभी आप लोगों को बताए हैं कुछ देर पहले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है। 24वां प्रश्न है कि कूलम यानी कि यहाँ पे हम पहले बताए थे यहाँ पर 1 कूलम होगा, एक छूट गया है लिखना, 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। देखिए कूलम किसी भी आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कौन चीज़ से मापते हैं, कूलम नियम के द्वारा उसके परिमाण को ज्ञात करते हैं हम लोग। तो कूलम नियम के द्वारा जो ज्ञात करते हैं हम लोग उस बल के परिमाण को, तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है कि आवेश 1 कूलम है और समान आवेश पर, मतलब एक ही कूलम को दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा, यानी कि दोनों आवेश जो है समान है, 1 कूलम है। तो Q1 बराबर हो जाएगा 1 कूलम और Q2 बराबर भी हो जाएगा 1 कूलम। उसके बाद दिया है कि जो यह है वो हवा में रखा गया है, यानी कि शून्य में रखा गया है। तो शून्य में हवा में सबकी तो परमिटिविटी सेम ही होता है, तो इसमें रखा गया है। अब हमको क्या ज़रूरी है कि 1 मीटर की दूरी पर, तो R बराबर भी दे दिया गया है 1 मीटर। अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कूलम नियम से, ज्ञात कर सकते हैं कि क्या होगा इसका। जगह नहीं रहने के कारण हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझिए। F बराबर क्या होता है K, यानी कि K का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 यानी कि 1, Q2 वो भी 1 अपॉन R स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ले दे के क्या हो गया, ये सब तो कोई बात ही नहीं है इसका, 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 सब कट गया। वैसे भी गुना भाग 1 से कुछ करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी करने पर के बीच बल क्या होगा। दो आवेश के बीच की दूरी हम लोग दोगुनी जब कर देते हैं, तो देखिए कि मान लेते हैं कि पहले बीच की दूरी Q1 एक आवेश है, मान लेते हैं एक आवेश Q2 है, इसके बीच का दूरी जो है वो R मान लेते हैं, पहले से है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी को दोगुनी कर देंगे, तो क्या होता है, अगर पहले से मानते हैं कि Q1 Q2 दो आवेश है और उसके बीच का दूरी R है, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 K होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए अगर इसके बीच का दूरी हम लोग दोगुना कर देते हैं, यानी कि 2R कर देते हैं, इसके बीच का दूरी अगर हम लोग 2R कर देते हैं, तब क्या होगा, तो पहले अगर R दूरी था तो R स्क्वायर है,
लेकिन जब बीच का दूरी हम लोग दोगुना कर दिए तब एफ बराबर क्या होगा, मतलब एफ तो कुछ अलग होगा, तो इसके लिए हम एफ डैश यूज कर लेते हैं। एफ डैश बराबर क्या होगा, के तो होगा ही, Q1 और Q2 को चेंज नहीं किए हैं तो वो वही होगा, लेकिन R को बदल दिए हैं, R की जगह 2R कर दिए हैं, तो देखिए अब 2R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि के Q1 Q2 अब बटे क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पहले से था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जो कि इस एफ के बराबर है। यानी कि क्या हो गया, टोटल देखा जाए तो 1/4 गुना हो गया एफ डैश, एफ का 1/4 गुना हो गया एफ डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथाई हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 गुना हो गया था ना एफ डैश, एफ का एफ बराबर एफ डैश बराबर क्या हो गया 1/4 एफ हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो हम आप लोगों को बताएं कि अगर दो आवेश है, स्थिर आवेश है और वह बिंदु आवेश होना चाहिए, तो उनके बीच लगने वाला बल कूलॉम नियम के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर कूलॉम नियम के द्वारा। आप लोग अपने में चेक करते रहें, जो गलती हो जा रहा है उसको अच्छे से समझें। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। आवेश के क्वांटमीकरण में हम आप लोगों को बताए थे, या फिर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, यानी कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में ही संभव हो सकता है। 3/2 E आवेश कहीं पर नहीं हो सकता है, 5/2 E आवेश कहीं पर नहीं हो सकता है, E जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। अगर किसी भी वस्तु पर आवेश है तो वह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में ही होना चाहिए। हालांकि बहुत ही बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों की उपेक्षा की जाती है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जब किसी भी वस्तु पर आवेश है तो वह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में ही होगा। यही बताता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणन के रूप में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके पूर्णांक गुणज के रूप में है, इसमें कितना से हम लोग गुना कर दें तो ये आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो इतना आ जाएगा, यानी कि यह आवेश संभव है। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो यह तो संभव है, यानी कि यह आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं सी में। सी में हम लोग देखें तो क्या होगा, 2.4 बी में पहले देखेंगे कि 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो क्या होगा, इतना आ जाएगा। यानी कि यह भी क्या है, संभव है, क्योंकि 4 तो एक पूर्णांक है और यहाँ पर 2 था वो भी पूर्णांक था, यानी कि यह भी आवेश संभव है, यह भी संभव है। अब हम लोग सी पर चलते हैं, 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए कि 1.6 में कितना से गुना करें कि 2.4 हो जाएगा, तो 1.6 में कितना से गुना करें कि 2.4 हो जाएगा, बताइए। यानी कि 2.4 में इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 3/2 से गुना करेंगे अगर हम लोग इसमें तो 2.4 हो जाएगा। और 3/2 कभी
बताए थे कि 3/2 आवेश कभी संभव नहीं हो सकता है। अगर 3/2 से गुना करके अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में 3/2 से गुना करके अगर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हो रहा है तो वह आवेश संभव नहीं है। किसी भी वस्तु पर 3/2 गुने ई आवेश संभव नहीं हो सकता है। यह आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा होगी, अतः यह आवेश क्या होगा, संभव नहीं होगा, यह आवेश संभव नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। डी में जो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो होगा, 1 भी एक पूर्णांक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश अभी अभी हम आप लोगों को बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 में प्रश्न है कि आवेश की बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, आप लोग 10वीं क्लास से ये सूत्र पढ़ते आ रहे हैं कि Q बराबर क्या होता है, I T, ये T लिखे हुए हैं, I T। तो I यानी कि विद्युत धारा और T क्या है, समय है। तो विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, A यानी कि एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, T। तो ये हो जाएगा कितना, किसका, आवेश का बीमा, ऑप्शन नंबर ए। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश स्मॉल q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए कि यह एक Q आवेश है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इस Q आवेश के चारों तरफ घुमा के फिर वहीं ला देते हैं। तो इस Q के द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है कितना होगा, यानी कि यह पूरा चक्कर लगाया। और आप लोगों को बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यह दो फोर्स ऐसा है जो संरक्षी फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी कि एक पूरे राउंड ट्रिप में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक यह कार्य F करता है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट तक यानी कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि आधा चक्कर लगाने में अगर यह F कार्य करता है और वापस फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पूरा चक्कर करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर F कार्य किया तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में यह -F कार्य करेगा। और टोटल चार्ज हम जब निकालेंगे F + -F तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यह एक संरक्षी बल है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यह दो बल ही संरक्षी बल होता है। अब इस नियम को आप लोग कभी घर्षण बल में नहीं यूज कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। साबुन के बुलबुले को, चलिए आप लोग, साबुन के बुलबुला तो आप सभी लोग देखे होंगे कैसा होता है। साबुन के बुलबुला का आकार गोलीय होता है, एक गोला के जैसा होता है, और कह रहा है इसको हम आवेशित करते हैं। तो आवेशित करने का मतलब क्या हुआ, या तो वह धनात्मक आवेश से आवेशित होगा या तो फिर ऋणात्मक आवेश से आवेशित होगा, यानी कि या तो उस पर धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है। तो धन आवेश कब होगा, जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ऋण आवेश कब होगा, जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग ऋण आवेशित किए, कुछ भी मान सकते हैं, धन आवेशित भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम ऋण आवेशित किए, तो इस पर, इसके पूरे सतह पर क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा, फैल जाएगा। तब देखिए क्या होगा कि यह ऋण आवेश जो है, ये ऋण आवेश यहाँ के ऋण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आप लोग जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। फिर उसी प्रकार से जो ये ऋण आवेश है, यहाँ का ऋण आवेश जस्ट सामने के ऋण आवेश पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जरूरी नहीं है कि जस्ट सामने पर ही लगाएगा, ये इस पर भी लगा सकता है, ये इस पर भी लगा सकता है प्रतिकर्षण बल, सब पे बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार से एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल वह तब तक लगाए रहेगा जब तक कि यह साम्य अवस्था में नहीं आ जाता है।
और जब यह एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो आप लोग जानते हैं कि यह थोड़ा फैल जाएगा और यह इतना बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो जब इतना पहले इतना इसका त्रिज्या था, अब इतना बड़ा हो गया तो इसका त्रिज्या बढ़ न गया, तो क्या होगा, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युत बल क्या होगा। तो क्या है कि एक धनावेशित धातु कण को, धनावेशित धातु कण है और एक अनावेशित है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित प्लेट के नजदीक लाया जाता है। मान लेते हैं कि यह एक धनावेशित प्लेट है, इस पर धन आवेश एकदम से भरा हुआ है, और एक अनावेशित कण को, ये कण मान लेते हैं कि यह अनावेशित है, इसको इसके नज़दीक लाया गया, तो धातु कण पर विद्युत बल क्या होगा। देखिए यह अनावेशित है, इस पर तो न धन आवेश है और न ही ऋण आवेश है, इस पर तो दोनों प्रकार का बल लग सकता है, मतलब प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, आकर्षण बल भी लग सकता है। लेकिन आप लोगों को बता दें हम कि आकर्षण बल जो होता है वह प्रतिकर्षण बल के तुलना में मजबूत बल होता है। तो इसका जो अधिक बल किधर लगेगा, अधिक बल इसको प्लेट की तरफ लगेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 में है कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तब ए एवं सी क्या करेगा। देखिए ए है, बी है और सी है, इन दोनों चीज़ में हम लोग देखते हैं कि ए बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी इसको आकर्षित करते हैं और ये भी इसको आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों विपरीत आवेश होंगे। अगर यह धन आवेश है तो ये ऋण आवेश होंगे। चलिए और आगे क्या कहा जा रहा है कि बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन दोनों का जो बात है, ये भी इसको इधर आकर्षित करेंगे और ये भी इसको आकर्षित करेंगे, यानी कि बी एवं सी भी विपरीत आवेश है, और बी अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऑब्वियस है कि सी धनात्मक आवेश होगा। और तब कहा जा रहा है कि ए एवं सी एक दूसरे को क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि सी पर भी प्लस आवेश और ए पर भी प्लस आवेश, तो यह समान आवेश हो गया, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न क्या है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर, 14वां प्रश्न है, तो किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर, देखिए इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं कि गोला का बात जहाँ तक आए तो गोला दो प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि गोला, चलिए एक सादा पेज हम लोग चूज कर लेते हैं, सादा पेज पर अच्छी तरह से हम आप लोगों को बता देते हैं। 14वां प्रश्न है, तो सादा पेज पर आप लोग देखिए क्या हुआ कि अगर गोला, गोला लिख देते हैं, गोला यहाँ लिख देते हैं गोला गोला जो होता है यह दो प्रकार का होता है, या तो यह ठोस हो सकता है या फिर यह खोखला हो सकता है, खोखला हो सकता है। अब ठोस का मतलब क्या हुआ, अगर यह गोला है तो यह अभी वृत्त की तरह बन गया है, लेकिन इसको गोला की तरह समझिए, एकदम गेंद की तरह समझिए कि गेंद है तो या तो यह इसके अंदर भरा हो सकता है, जैसे पत्थर सब होता है अंदर भरा हुआ है, तो यह इसको ठोस गोला कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको ठोस गोला कहेंगे। अगर यह इसमें अंदर में पूरी तरह से भरा हुआ है
तो इसको ठोस गोला कहेंगे। अगर यह गोला खाली है, अंदर भरा हुआ नहीं है, एकदम से खाली है, तो फिर उसको हम खोखला गोला कहेंगे। क्या कहेंगे? खोखला गोला कहेंगे। तो यह दो गोला आप समझ गए। अब बात है कि ठोस भी दो प्रकार का हो सकता है, खोखला भी दो प्रकार से हो सकता है। या तो यह चालक होगा या फिर कुचालक होगा या अचालक होगा, ये बात हो सकता है। तो ये चार केस बन गया कि ठोस होगा या फिर खोखला होगा, या तो चालक होगा या कुचालक होगा। यह चार चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम आप लोगों को इनके बारे में डिटेल से बताते हैं कि वैसे भी इसका डेरिवेशन भी है आपकी क्लास में, वो भी हम लोग उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तो अगर गोला चालक है तब या तो वह ठोस हो या फिर वह खोखला हो, ये दोनों। और या अचालक, अगर अचालक है तो अचालक में खोखला, यानी कि चालक का ठोस एवं खोखला दोनों और अचालक का खोखला, इन तीनों केस में क्या होता है? सेम गुण पाया जाता है। और वो गुण क्या है? वह गुण है कि ये आवेश जो है, अगर हम इसके अंदर आवेश देंगे तो ये पूरा आवेश जो है इसकी सतह पर आ जाएगा। अगर धन आवेश देंगे तो सारा आवेश क्या होगा? इसके सतह पर आ जाएगा। कौन कौन चीज़ में? आपको क्या बताया कि ठोस में खोखला और मतलब ठोस का मतलब चालक का खोखला और ठोस और कुचालक का खोखला, यह तीनों में एक ही गुण पाया जाता है। चालक का ठोस एवं खोखला दोनों और कुचालक का खोखला, इस तीनों चीज़ में क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी होता है, सेम गुण होता है। और वह होता है कि आवेश अगर इसके अंदर डालेंगे तो सारा आवेश क्या होगा? इसके सतह पर आ जाएगा, अंदर आवेश नहीं बचेगा। समझ गए आप लोग? फिर से समझ लीजिए कि ठोस और खोखला, चालक का दोनों ठोस एवं खोखला दोनों, और कुचालक का सिर्फ खोखला, इन तीनों में क्या होता है? आवेश सतह पर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एक ही केस अब बच गया कि कुचालक का ठोस। कहे कुचालक के खोखला में तो ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है, यही गुण होता है कि आवेश क्या होगा? अगर इसके अंदर आवेश डालेंगे तो वह क्या होगा? सतह पर आ जाएगा। एक ही केस ऐसा बचा कि कुचालक में अगर ठोस होगा तब क्या होगा? कुचालक है और ठोस है, यानी कि अंदर भरा हुआ है, तब अगर इसके अंदर हम लोग आवेश देते हैं तो यह इसके संपूर्ण द्रव्यमान पर वितरित रहेगा, पूरे द्रव्यमान में वितरित रहेगा। जरूरी नहीं है कि समान रूप से वितरित रहेगा। अगर यहाँ पर डाल दिए हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, लेकिन पूरे आयतन में जो है, पूरे आयतन में, सॉरी द्रव्यमान बोल दिए थे, पूरे आयतन में फैल जाएगा, इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा। किसमें? यह कुचालक है और कुचालक का ठोस है। और इन तीनों केस में चालक का ठोस खोखला दोनों और कुचालक का खोखला, इन तीनों केस में क्या है? यही प्रॉपर्टी है कि इस पर सतह पर आवेश रहता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे, चारों चीज़ों को। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? 14वां प्रश्न था। तो क्या है? किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को कि खोखला है या फिर भरा है, चालक में दोनों ही स्थिति में क्या होता है? गोला में आवेश सतह पर आ जाता है। तो सतह पर जब आवेश आ गया तो अंदर में कोई आवेश बचा ही नहीं है। जब आवेश बचा ही नहीं है, कुछ आवेश तो अंदर है ही नहीं, सारा का सारा आवेश आ गया है सतह पर। तो जब आवेश है ही नहीं तो फिर विद्युत तीव्रता क्या होगी? कुछ होगी ही नहीं। जब तक आवेश नहीं होगा तो विद्युत तीव्रता कैसे होगा? तो विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है?
इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो जब क्यू जीरो हो गया, क्यू कुछ है ही नहीं, तो पूरा जो टर्म है जो जीरो हो जाएगा। लिख कर अगर बता दें तो ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आ क्यू हो गया जीरो, तो जीरो से गुना हुआ तो ये पूरा हो गया जीरो, पूरा हो गया जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र होता है, ये हम आप लोगों को बता दें, पहले मात्रक निकाल के बता देते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। जो एरिया वेक्टर किसी क्लोज सरफेस में क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है, यानी कि यह लंबवत होगा और बाहर की ओर होगा अगर कोई क्लोज सरफेस है, यानी कि 3D सरफेस है तब। तो ई का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो गया मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 में कहा जा रहा है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होगी। तो हम अभी आप लोगों को बताया कि चालक में या तो खोखला हो या फिर ठोस हो, और कुचालक का खोखला, इन तीनों में क्या होता है, सरफेस पर आ जाता है, यानी कि सतह पर आ जाता है आवेश। तो अंदर में आवेश क्या होगा, जीरो होगा, और आवेश अगर अंदर में जीरो हो गया तो तीव्रता क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि समान आवेश के बीच क्या होता है। समान आवेश में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर Q प्लस में है, यहाँ पर भी Q प्लस में है, तो ये भी उसको उधर ठेल देगा, ये भी उसको उधर ठेलेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित या तो उस पर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तब होगा, यानी कि ऋणावेश, या फिर उसमें से निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन तब होगा, यानी कि धन आवेश। कहीं भी और किसी भी किताब में ये नहीं लिखा होगा कि प्रोटॉन डालेंगे प्रोटॉन निकालेंगे, या न्यूट्रॉन डालेंगे न्यूट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनें डालेंगे इलेक्ट्रॉनें निकालेंगे, तो फिर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है। अगर आप लोग गॉस का लॉ पढ़े होंगे, तो गॉस लॉ में क्या है कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन ई नॉट होता है, ई नॉट। यानी कि अगर कोई आवेश, मतलब किसी भी बंद सतह के भीतर अगर Q आवेश है, यानी कि इनसाइड मतलब भीतर होता है, तो इस पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इस सब पर हम वीडियो बनाएंगे। विद्युत फ्लक्स वैसे यहाँ पे शॉर्टकट में बता दें, अगर किसी सतह से लंबवत कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गया है, वही होता है विद्युत फ्लक्स की संख्या, यानी विद्युत फ्लक्स का मान। तो किसी सतह के अंदर अगर Q आवेश है, तो इस पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जितना अंदर में Q है वो अपॉन में मुक्त आकाश की पराबाजुता, तो क्या हो जाएगा, मतलब Q गुणे 1/ε0 लिख सकते हैं इसको, यानी कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, पृष्ठ के भीतर यानी कि अंदर आवेश का 1/ε0 गुना हो जाएगा,
यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ए नंबर इज योर करेक्ट आंसर। आपका 7वां प्रश्न है कि समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए Q आवेश पर लगा बल क्या होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि समान आवेश में, अगर आवेश समान आवेश नहीं मतलब कि समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र है हर जगह, समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा E हो तो इस पर अगर इस समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा है, कोई आवेश अगर Q रखा है, मान लेते हैं ये आवेश Q रखा है, तो इस पर एक बल लगता है और धन आवेश है। तो अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगेगा और ऋण आवेश है तो इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यह क्या है, धन आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगेगा और उस बल का परिमाण क्या होता है QE, यानी कि जितना Q है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जितना है, परिमाण जितना है उसके गुणनफल के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आपका 6ठा प्रश्न है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, हम आप लोगों को तभी से बार बार बता रहे हैं कि E बराबर KQ अपॉन R²। अगर R का मान हम लोग अनंत कर दें, क्या कह रहा है कि अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, तो अगर नीचे इन्फिनिट आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, आवेशित किया जाता है। जब आवेशित किया जाता है तो या तो इस पर हम इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जहाँ पर भी यह आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी आवेशित हो सकता है। तो जब आवेश इलेक्ट्रॉन जाएगा तब उस पर उतना द्रव्यमान लेकर जाएगा और जब उससे निकलेगा तो इतना द्रव्यमान लेकर वापस निकलेगा, यानी कि और धन आवेश और ऋण आवेश दोनों भी हो सकता है किसी वस्तु पर जब उसको आवेशित करेंगे। तो क्या हो रहा है ये तो बताया नहीं जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, या तो धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश होगा। तो जब यह धन आवेश होगा तब क्या होगा द्रव्यमान में कमी होगी, और जब ऋण आवेश होगा तब क्या होगा बढ़ जाएगा। तो बढ़ या घट दोनों सकता है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अभी हमें आपको बताया हम कि अचालक पदार्थ है तो इसके गोले पर आवेश देने पर क्या होगा। अगर यह खोखला रहता, यहाँ पे खोखला नहीं है इसका मतलब है कि वह ठोस है, तो अगर यह खोखला रहता तब तो फिर बाहर में ही आवेश रहता, हर जगह आवेश क्या होता बाहर में होता। लेकिन यह खोखला तो दिया नहीं है, जब तक आप खोखला दिया न रहे समझेंगे क्या है यह ठोस है, तो इसके भीतर क्या हो जाएगा आवेश हर जगह होगा। क्या बताया कि जब अचालक पदार्थ है और वह ठोस है तब उसमें क्या होगा हर जगह आवेश वितरित होगा, तब उसमें हर जगह आवेश सतह पर भी होगा और अंदर भी होगा, पूरे द्रव्यमान में मतलब पूरे आयतन में वितरित रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सतह के अलावा अंदर भी होगा। तीसरा प्रश्न है किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए 1 कूलम आवेश होने के लिए उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, Q बराबर N हम आप लोगों को बताए हैं आवेश के क्वांटमीकरण में। तो आवेश का मान दे दिया है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जा रहा है तो वो तो वही होगा, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 और गुणे 10⁻⁻19 कूलम।
तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। और इसको जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, वो आप लोग करके देखिएगा, तो आपको आंसर आएगा बी नंबर 6.25 गुने 10 के पावर 18। 2 नंबर विजातीय आवेश में होता है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों। तो आप लोग जानते हैं विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर Q प्लस है या Q माइनस है तो यह इसको खींचेगा, यह इसको खींचेगा, यानी कि आकर्षण होगा। तो यह इसका आंसर हो गया। अब है पहला क्वेश्चन कि आवेश क्या है, सदिश अदिश या दोनों। तो हम तभी आप लोगों को बता दिए थे कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। तो इन 30 प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर लिए। आप लोगों का कितना सही हुआ है आप लोग ज़रूर अब कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताएं। और अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।